नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। वायुसेना की कार्रवाई से चहुओर हर्ष व्याप्त, जमकर मनाया गया जश्न। भाजपा युवा मोर्चा ने जमकर की आतिशबाजी। हाईकोर्ट के आदेश पर बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी की जांच करने जबलपुर से पहुंचे अधिकारी। संस्था ने किया सहयोग, दिए तमाम दस्तावेज। नगर के वार्ड नंबर 11 में चोरी की वारदात, महिलाओं की सूझबूझ से पकड़ाए चोर। जिला पंचायत में सामान्य सभा की बैठक आहूत, प्रस्ताव पर अमल न किए जाने पर सदस्यों ने जताई नाराजगी। कहा, प्रस्तावों पर अमल नहीं हुआ तो भूख हड़ताल पर बैठने के लिए होंगे मजबूर। नगरपालिका एवं जिला प्रशासन ने शुरू की विस्थापन की कार्यवाही। ऑटो गैरेज व्यापारियों को पुराने बस डिपो में दी जा रही जगह। कलेक्टर कार्यालय में हाईटेक जन सुनवाई का हुआ आयोजन। ग्रामीणों की समस्या सुनकर किया गया त्वरित निराकरण। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा मंगलवार को कमल ज्योति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत घर घर दीप जलाए गए। वहीं पुलवामा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं भारत द्वारा पाकिस्तान पर किए गए हमले को लेकर हर्ष व्यक्त किया गया। संबंध में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लता एलकर ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज हमारा यह कमल ज्योति का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने कमल के फूल बनाए हैं और इस पर दीप जला करके हम आज से आज जो हुई है घटना, जो भारतीय वायुसेना ने जाकर के पाकिस्तान को ठोका है, तो उनके सम्मान में ये दीप है। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम था जो सब हमारी महिला मोर्चा की बहनों ने किया है और ये हर जगह हो रहा है। नगर के विभिन्न मार्गों में संचालित ऑटो गैरेज को विस्थापित करने की कार्यवाही नगरपालिका और जिला प्रशासन के द्वारा शुरू कर दी गई है। लकी ड्रॉ के माध्यम से दुकानों को आवंटित करने की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया। इस दौरान व्यापारियों ने अपनी समस्याएं कलेक्टर दीपक आर्य के समक्ष रखी, जिनका निराकरण करने का आश्वासन कलेक्टर श्री आर्य के द्वारा फुटकर व्यापारियों को दिया गया। इस संदर्भ में कलेक्टर श्री आर्य ने कहा कि शहर में यदि कोई गैरेज संचालित करता है तो वह अपनी स्वयं की जमीन पर करे। यदि शासकीय जमीन पर गैरेज का संचालन हुआ तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं फुटकर व्यापारियों से कहा कि शहर में जितने खाली और बंद ठेलों को जब्ती कार्यवाही कर जरूरतमंद को निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। शहर के नजदीक इनका जो अस्पताल के पास एक स्थान है जहाँ पे पुराना डिपो हुआ करता था, वो जगह खाली थी। वहाँ पर नगरपालिका प्रशासन ने, माननीय अध्यक्ष जी ने और हम सभी लोगों ने मिलकर निर्णय लिया है कि उस जगह पर उनको विस्थापित किया जाए। गाड़ियों की एक मार्केट वहाँ पर बनेगी। लगभग कितने अभी तक 2 व्हीलर 4 व्हीलर में 4 व्हीलर और सीट कवर वाले सारे लोग मिलाकर के 60 से 65 लोग हैं जिनके नाम अभी सामने आए हैं। सर, कुछ संयंत्र भी बन रहा था कि जैसे कुछ दुकान वाले वो अपने दुकान के सामने ही गैरेज सेंटर खुलवा देते हैं। ये इस संदर्भ में मैंने निर्देश किया है कि हम लोग एक कॉमन आदेश जारी करेंगे, जिसको कि नगरपालिका और पुलिस जिसको इन्फोर्स करेंगे। उसमें यह होगा कि यदि मार्केट से बाहर यदि कोई व्यक्ति गाड़ी सुधारने का कार्य कर रहा है तो वो गाड़ी सुधारने का अपनी सीमा में करेगा, अपनी जगह पर करेगा। शासकीय रोड पर या सरकारी जमीन पर उसे हम नहीं करने देंगे। इनकेस यदि ऐसा कोई पाया जाता है तो उस केस में उस दुकान तो बंद की ही जाएगी। साथ में
नगर की प्रतिष्ठित संस्था बालाघाट एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा विगत 40 वर्षों से बालाघाट इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल का संचालन किया जा रहा है, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व संस्था के एक पूर्व सदस्य योगेश सिंह दशमेर ने संस्था पर घोटाला, पैसों की हेराफेरी करने एवं अनियमितता का आरोप लगाते हुए माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने समिति के लेन देन की जाँच कराए जाने की मांग की थी, जिसमें उन्होंने वर्ष 2001 से अब तक का रिकॉर्ड की जांच पड़ताल कर सच्चाई सामने लाने की गुहार लगाई थी, जिस पर माननीय हाईकोर्ट ने जबलपुर रजिस्ट्रार को बालाघाट एजुकेशनल सोसाइटी की जांच किए जाने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट से मिले इन्हीं आदेशों के तहत फर्म सोसाइटी जबलपुर के जांच अधिकारी ML कोडापे ने बालाघाट इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचकर वर्ष 2001 से अब तक के दस्तावेजों का अध्ययन कर उनकी जांच के लिए सभी दस्तावेज अपने साथ जबलपुर ले गए, जिनके अध्ययन कर संस्था पर लगाए गए आरोपों की जाँच की जाएगी। मैं रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी से ऑडिटर ML कोडापे, मुझे जांच अधिकारी बनाया गया है, तो मैं यहाँ संस्था के रिकॉर्ड लेने के लिए आया हूँ जांच के संबंध में हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार। अच्छा, ये बताएं, यहाँ पर जो स्थिति चल रही है तो आपने किस स्तर से जांच शुरू की है? जांच अभी रिकॉर्ड जो है मैं गुप्ता जी से जो है रिकॉर्ड ले रहा हूँ, लिस्ट बना रहे हैं अभी, वो रिकॉर्ड ले करके मैं जबलपुर कार्यालय जाऊँ और बच जाएगा तो फिर बाद में के माध्यम से और आ जाएगा। कब से कब तक के रिकॉर्ड लिए जा रहे हैं और किन किन बिंदुओं पर जांच की जाएगी? 2001 से दे रहे हैं तो अभी तक के जो वर्तमान स्थिति तक के रिकॉर्ड। अच्छा, ये क्या दोनों पक्षों से ले रहे हैं आप रिकॉर्ड की? नहीं, अध्यक्ष से ले रहा हूँ मैं अभी तो, अध्यक्ष से। कब तक इसका पूरा यानी वो कर पाएंगे कि भाई क्या तथ्य जो सामने आएंगे? रिकॉर्ड तो बहुत है ना, उसको देखना पड़ेगा। कब तक ऐसा कोई टाइम लिमिट? टाइम लिमिट तो कोर्ट के आदेश थे 3 महीने का, वो हो नहीं पाए। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान सोसाइटी के अध्यक्ष बलदेव गुप्ता ने बताया कि संस्था पर लगे आरोपों की जांच करने के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय से जांच अधिकारी आए हैं, जिन्हें संस्था ने वर्ष 2001 से अब तक किए गए लेन देन का रिकॉर्ड सौंपा है। साथ ही उन्होंने विपक्षियों द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा आरोप बताया। सदस्य योगेश सिंह दशमेर के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने 2001 से लेकर के 2000 वर्तमान तक के कार्यकलापों पर आपत्ति दर्शाई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार को जांच के लिए आदेश दिया था। उसी तारितरम में हमने रजिस्ट्रार महोदय के पास में सोसाइटी के पूरे कागजात 2001 से लेके आज दिनांक तक हमारी जांच कराने की मंशा है, और उसी तारितरम में हमारे संस्था के सचिव श्री विश्वजीत मंडल 11 तारीख को जबलपुर गए हुए थे, कुछ पेपर साथ में लेके गए थे, वहाँ उन्होंने जमा करा के सोसाइटी फर्म कार्यालय के जबलपुर में जाके जमा करा के आ गए हैं। वो चूँकि संस्था के रिकॉर्ड हर साल रोकड़ खाते बही बुक और रसीद इतनी सारी हो जाती कि उसको एक बार में ले जाना संभव नहीं था, तो हमने कोडापे जी से निवेदन किया था कि सर आप बालाघाट आके जांच कर लीजिए। उसी तरह में आज हमारे यहाँ फर्म सोसाइटी जबलपुर के जाँच अधिकारी श्री कोडापे जी यहाँ आए हुए हैं, और हम उनको संस्था के 1002 से लेकर के मैक्सिमम जितने भी कागजात हो जाते हैं हम आज उनको सौंप रहे हैं। जो कागजात बच जाएंगे वो हम पुनः जबलपुर में ले जाके जांच कराएंगे, और हमारा भी उद्देश्य यही है कि शहर की संस्था है, गरीब बच्चों का पैसा यहाँ पर लगा वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, और कोई भी सदस्य अगर जांच कराते तो हम उसका स्वागत करते हैं, और हम भी चाहते हैं कि पूरी एक एक चीज़ की बारीकी से जाँच हो जाए। अगर जो आदमी भी दोषी है उसको सजा मिलना चाहिए, जिसने संस्था के दुरुपयोग किया, संस्था के पद का दुरुपयोग किया, संस्था के पैसे का दुरुपयोग किया, उसके विरुद्ध में जाँच होना चाहिए। और हम दशमेर जी का स्वागत करते हैं कि उन्होंने जाँच के लिए कदम उठाया है, और आगे भी अगर ऐसी कोई जांच होती रहेगी तो संस्था की पूरी कमेटी हर पारदर्शिता को जनता के बीच में लाने के लिए कर संकल्पित है। अच्छा, जैसा आपने कहा है कि दुरुपयोग हुआ है, किस प्रकार? वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान संस्था के सचिव विश्वजीत मंडल ने बताया कि समिति में कुछ लोग पद के लोभी थे, जिन्होंने अध्यक्ष और सचिव की गैर मौजूदगी में फर्जी तरीके से अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की थी, जबकि उनका इस्तीफा कमेटी ने स्वीकार नहीं किया था, जिसके चलते वे सचिव के पद पर कार्यरत हैं। दिनांक 26/10 को मैंने इस्तीफा दिया था, ये बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन कमेटी द्वारा मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया और मुझसे निवेदन किया गया कि आप कार्य करते रहे, इसलिए मैं अभी भी सचिव के पद पे कार्य कर रहा हूँ। जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है? हाँ, निराधार है, उसको मैं दिखा सकता हूँ आपको। और देखिए, बट नेचुरल है कि हमारा दावा हम ही संचालित करेंगे, क्योंकि हम पूर्व से मैं 2016 से हूँ, है ना। जब तक मैं हटूंगा नहीं तब तक दूसरा कैसे आएगा।
और जो आरोप लगाए जा रहे थे कि खुद ही अपने मीटिंग में खुद ही फैसले ले लेते हैं, किसी से पूछते नहीं, ये सब नहीं, निराधार है सर। आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। मिनट बुक आप देख लें। मिनट बुक देख लें आप। अच्छा, इसमें जो आज ऑडिटर आए हैं और इनके द्वारा जो दस्तावेज मांगे गए हैं, तो क्या इनको दस्तावेज दिए जा चुके? मैं दे रहे हैं सर। नगरपालिका परिषद बालाघाट के द्वारा हर वर्ष वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी अहम बैठक 28 फरवरी को नगरपालिका के सभागार में आयोजित की गई है। यह वर्ष बजट करीब 256 करोड़ रुपए का प्रस्तुत किया जाएगा। इस वार्षिक बजट के संबंध में चर्चा करने पर नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे ने बताया कि बजट पिछले वर्ष से काफी बड़ा है। नागरिकों को किसी प्रकार का नया कर नहीं लगा रहे हैं, पुराने कार्यों को पूर्ण किया जाएगा, साथ ही अन्य विकास कार्य किए जाएंगे। सर 28 तारीख को बजट पेश होने वाला है, कैसा रहेगा बजट और कितने का बजट है इस बार? लगभग हमारा बजट है 255 करोड़ 75,77,236 रुपये का, और इसमें ये हमारा लगभग व्यय होगा और हमारी आय होगी 256 करोड़ 55,20,729 रुपये के। और अनुमानित बजट है, अनुमानित हमारी जो बचत है वो है 79,43,493 रुपये की। इस प्रकार का हम बजट पेश कर रहे हैं। इसमें नागरिकों को किसी प्रकार का नया कर नहीं लगा रहे, पर लॉन, शादी हाल, इस पे हमने कुछ टैक्सेस रखे हैं। कुछ बड़े कार्य भी शामिल किए हैं इसमें? हाँ, शामिल किए हैं। कौन कौन से ऐसा कुछ? ये पुराने कार्य हैं, रोड, नाली, सड़क इसी के रखें, और हनुमान चौक से अम्बेडकर चौक तक प्योर ब्लॉक और रोडों का निर्माण ये सब रखा गया है। नाला, ऐसे कुछ बड़े प्रावधान इसमें बजट में इस बार हमने रखे। ये पिछले बार से कितना एक अरब कितना बढ़ा है इसमें? हाँ, पिछले बार से बढ़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना के अंतर्गत ऋण माफी की कार्यवाही प्रदेश भर में चल रही है। उसको लेकर जिले में कार्य तीव्रता से जारी है। ग्रे सूची के सत्यापन का कार्य ई-दक्ष केंद्र में चल रहा है। कार्य की प्रगति देखने जिला सहकारी केंद्र बैंक के महाप्रबंधक PS धनवाल और उपायुक्त पहुंचे, जिन्होंने कार्य की प्रगति की जानकारी ली। इसके संबंध में जानकारी देते हुए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक PS धनवाल ने बताया कि जिले में ऋण माफी की कार्यवाही युद्ध स्तर पर चल रही है। विरसा में 222 और बैहर में 35 किसानों के खातों में राशि चली गई है। राशि लगातार तहसीलवार किसानों के खातों में आएगी। अभी मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना के अंतर्गत ऋण माफी की जो कार्रवाई चल रही है, उसमें ग्रे सूची का सत्यापन का कार्य चल रहा है। आज यहाँ पर अभी लगभग जिले में जो एंट्रियाँ थी 78,000 एंट्रियाँ अभी हम लोगों को शाखा प्रबंधकों को लॉगिन ID पे सत्यापन के लिए प्राप्त हुई थी। उसमें अभी 40,000 शेष है, बाकी की एंट्रियों को ऑथेंटिक कर दिया गया है। ये कार्य चल रहा है और लगातार कर्मचारी कल पूरे ज़िले में कलेक्टर साहब के निर्देश पे लगभग रात में 3-4 बजे तक 5-6 ब्रांच ने काम किया और मॉर्निंग में भी सुबह 8 बजे से लोग काम कर रहे हैं। तो काम एकदम युद्ध स्तर पर हो रहा ताकि किसानों के खाते में यथा समय ऋण की राशि जमा हो सके। सर कब तक निर्धारित समय दिया गया? नहीं, अब देखिए शेड्यूल तो ऐसा है कि एक साइकिल पूरा है इसका। एंट्री जो हम लोगों के द्वारा भेजी गई है MP ऑनलाइन से, वो इस पोर्टल में सत्यापन के लिए ब्रांच मैनेजर के पास आना होती है। ब्रांच मैनेजर जैसे ही उसको सत्यापन करता है तो कलेक्टर की लॉगिन ID पे वो जाती है। कलेक्टर की लॉगिन ID से अप्रूव होने के बाद में फिर DLCC में जाना, फिर जिला क्रियान्वयन समिति के समक्ष जाना है और फिर उनके खाते में ऋण की राशि होना। तो ये प्रक्रिया तो सतत चलती रहेगी। अभी हमारे 1 लाख कोऑपरेटिव बैंक के 1 लाख खाते हैं और अभी हम लगभग 28-29 हज़ार खातों को ऑथेंटिक कर पाए हैं, तो बाकी के वो सतत प्रक्रिया रहेगी। सर कितने किसान अपने जिले के लाभान्वित होंगे? जिले में लगभग 1,22,000 के आसपास किसान हैं। उसमें जी टोटल कोऑपरेटिव के किसानों की संख्या लगभग 1,04,000 है। सर कल से ऋण माफी के प्रमाण पत्र मिलना चालू है। हाँ, अभी कितने किसानों को इसका लाभ मिला? हाँ, लगभग जो ये प्रमाण पत्र मिले हैं उसमें तो दो तहसीलों में कल 222 किसान।
पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने मंगलवार को निज निवास में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान पूर्व मंत्री श्री बिसेन ने बताया कि 27 फरवरी को नगर के मुलना स्टेडियम में शाम 7 बजे पूज्य पंडित विजय शंकर मेहता की प्रमुख उपस्थिति में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पुलवामा में शहीद हुए जवानों को कार्यक्रम के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। वहीं 2 मार्च को लालबर्रा में भाजपा के द्वारा वृहद कार्यक्रम आयोजित कर बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। किसान आंदोलन के विषय में विधायक श्री बिसेन ने कहा कि हमने किसानों के अधिकारों के लिए आंदोलन छेड़ा है। यदि किसानों को समयबद्ध धान की राशि का भुगतान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन होगा। पूर्व मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि किसान आंदोलन में हमने गिरफ्तारी देने की घोषणा की थी। 10,000 किसानों के साथ हमने गिरफ्तारी दी थी और कांग्रेस उनको ठग रही है, वो अपने आप में ठगा महसूस कर रहे हैं। और मौसम 4-5 लोगों के हस्ताक्षर के साथ हमने अपनी गिरफ्तारी अपने 10,000 किसानों के साथ दी। उस एरिया को उन्होंने खुला जेल घोषित किया और बाद में रिहा किया। ये हमारा वर्तमान सरकार को चेताने का हमारा संघर्ष था। अब यदि वो इसके बाद में भी सचेत नहीं होते और किसानों की खरीदी गई धान की फसल का भुगतान समयबद्ध नहीं करते तो मजबूरन अब बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि लोगों ने अपने अनाज बेच करके पारिवारिक काम करने, शादी ब्याह करने, लेन देन करना है। अब पैसा नहीं मिलेगा तो कब? नवंबर की खरीदी गई धान का भी भुगतान नहीं हो सकता। और घोटी सहित अनेक सोसाइटी से जहाँ के धान की तौल तो हो गई, लेकिन परिवहन होकर के उनके वेयर हाउस में नहीं पहुँचा है। जहाँ स्टॉक करते हैं वहाँ नहीं पहुँचा, जहाँ स्टेकिंग होती है वहाँ तक नहीं पहुँचा है। जब तक उसका रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता तब तक उनके खाते में पैसा नहीं आता। तौल को उनके गोदामों में सत्यापित होना है, इसके बाद में किसानों के खाते में पैसा नहीं है। एक तौर से किसानों को इस समय में भारी परेशानी है, किसान निजात हो रहा है। कल भी मैंने इस बात को कहा था, आज पुनः कह रहा हूँ। पूर्व मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां इस योजना को लेकर अब तक प्रपोजल तैयार नहीं किया गया। कांग्रेस को यह डर है कि कहीं इस योजना का किसानों को लाभ मिल गया तो लोकसभा में भाजपा की जीत निश्चित हो जाएगी। दूसरा, मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो भारत सरकार के द्वारा 5 एकड़ तक के किसान को 6,000 रुपया प्रति किसान 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हज़ार के दिया जाना है, उसका शुभारंभ कर दिया। 75,000 करोड़ रुपया रिलीज भी हो गया, लेकिन हमारे लोगों ने अभी तक अपने प्रपोजल नहीं भेजा। खास तौर से मध्य प्रदेश की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस शासित सरकार ने, उन्हें लगता है कि यदि ये पैसा किसानों के खाते में डलना चालू हो गया तो फिर हमारे ऋण माफी को तो लोग भूल जाएंगे। सारे के सारे लोग लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। ऐसा ना कर दे, इस डर से, इस अंदेशा से वे लोग अभी तक इनके रिकॉर्ड नहीं गए। अब 2-4 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी, हाथ खड़े कर देंगे। अब क्या करें, आचार संहिता लगे। तो मैं आपके माध्यम से माननीय कमलनाथ जी से ये आग्रह करना चाहता हूँ, कल आपके हमारे प्रभारी मंत्री भी आ रहे हैं, कमलेश्वर भाई, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी सरकार, अपने कृषि मंत्रालय के माध्यम से रिकॉर्ड उपलब्ध कराएं, जिससे कि आचार संहिता के पहले कम से कम एक किस्त किसान के खाते में डल जाए। किस्त तो मिलेगी, लेकिन विलम्ब के लिए यदि 2,000 भी एक किसान को मिलता है तो इस ओलावृष्टि वर्षा से हुए नुकसान वाले किसानों को एक बड़ी राहत। लालबर्रा स्थित हॉस्पिटल कॉलोनी मानपुर में नवनिर्मित
अष्टकोणीय शिव मंदिर प्रांगण में श्री भोले शंकर जन कल्याण समिति के तत्वाधान में 7 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा एवं श्री रुद्र महायज्ञ का 26 फरवरी को विधि विधान से पूजन अर्चन कर प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर अष्टकोणीय मंदिर में प्रातः 10 बजे चित्रकूट उत्तर प्रदेश से पधारे मुख्य यज्ञाचार्य अशोक कुमार पांडे एवं पंडित विमल मिश्रा के द्वारा विधि विधान से पूजन अर्चन करवाया गया। इसके बाद बाजे गाजे व डीजे की धुन पर विशाल जल कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो हाई स्कूल रोड से बस स्टैंड, अमोली, सतवहिनी मंदिर, राज्य मार्ग क्रमांक 26 से मानपुर होते हुए वापस मंदिर परिसर पहुंची। इसके बाद यज्ञाचार्य के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ देवताओं का आह्वान कर पूजन कार्य आरंभ किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। डीजे राजा मानपुर। राजा डीजे मिक्सिंग लाल बयार। राजा डीजे मिक्सिंग लाल बयार। राजा डीजे मिक्सिंग लाल बयार। डीजे राजा मानपुर। पंचायत के सभागार में मंगलवार को सामान्य सभा की बैठक हुई, जिसमें प्रमुख तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन सहित जिला पंचायत उपाध्यक्ष अनुपमा नेताम, जिला पंचायत सीईओ पीसी शर्मा सहित जिला पंचायत के सदस्य और अधिकारी गण मौजूद रहे। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। सदन में प्रस्ताव रखे जाने पर भी उन पर अमल नहीं होने के कारण वनांचल क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्यों में नाराजगी देखी गई। जनप्रतिनिधियों ने यहां तक कहा कि यदि समय सीमा में उनके प्रस्तावों पर अमल नहीं होता तो वे भूख हड़ताल करने बाध्य हो जाएंगे। अच्छा लो, आप उधर से भी मैडम व्यवस्था हम अपने तरफ से पत्र लिख चुके हैं, एक बार लिख देंगे अभी उसके लेकिन भोपाल से ही गाड़ी 35 किलोमीटर गाड़ी जाती है। ऐसी कई परिस्थिति निर्मित हुई है कि कई लेडीजों को मतलब डेथ हो चुकी है। फिर क्या व्यवस्था होगी? वहाँ 23-24 पंचायत वहाँ जल्दी एक्सप्रेस स्पेशल गाड़ी के लिए थी और एक सोनगुड्डा के लिए थी। मैं आपको बताऊँ ऐसे क्षेत्र में रहना चाहिए सर। थी उसके बाद क्या है, सरकार ने वो जर्नी एक्सप्रेस की संख्या कम कर नहीं तो आप उसको ऐसी जगह रहना चाहिए। एकदम जंगल एरिया है वहाँ ना, इधर बहिर आने की सुविधा भी रोड बनी तो थोड़ा बहुत, नहीं तो कभी कभी बहुत सी ऐसी घटना हो चुकी है। पिछले साल भी 4-5 केसेस हो गए, इस साल भी तो 3 केसेस हो गए, तो थोड़ा सा हम प्रस्ताव देख लेंगे। हमारा काम प्रस्ताव इतना निवेदन करना है, लेकिन डॉक्टर आना उसकी इच्छा से डिपेंड करता है। योजना है वो लोगों को मिलता भी नहीं, वहाँ आपका टुकड़े वहाँ बैठता नहीं है। आप लिखवा दीजिएगा प्रस्ताव, एक हम आपको दे देंगे, आप उसको लगा करके भोपाल भेजिएगा। जल्दी एक्सप्रेस भी नहीं, कुछ भी एनएम के लिए भी हमने कई बार, क्योंकि वहाँ जितने एनएम थे ना सारे को हटा के। इस संदर्भ में
सदस्य सत्या वल्के ने कहा कि 2 वर्ष से गढ़ी क्षेत्र में जननी एक्सप्रेस की सुविधा नहीं है। मैं श्रीमती सत्या वल्के क्रमांक 22 से जिला पंचायत सदस्य। समस्या यह है कि हमारे यहाँ विगत 2 साल से जननी सुरक्षा एक्सप्रेस नहीं होने के कारण डिलीवरी वाली महिलाओं को काफ़ी परेशानी। आपने कई बार इस मामले को सदन में रखा है, सदन में इस मामले को कम से कम 5 से 6 बार रखते हो गई, पर आज तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या लग रहा है? समझ में नहीं आ रहा है कुछ कि कार्रवाई क्यों हो रहा है, अधिकारियों की वजह से तो नहीं है कहीं? हो सकता है कि ये अधिकारियों की वजह से हो सकता है कि वहाँ जननी सुरक्षा एक्सप्रेस की मांग है उसको पूर्ति नहीं कर पा रहे। और यहाँ के सीओ साहब उस प्रस्ताव को ले भी लिया जाता है लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ है आज तक। कौन से क्षेत्र की बात है? क्रमांक 22 गढ़ी एरिया। गढ़ी एरिया जी। अभी तक एक भी जननी एक्सप्रेस नहीं है। अच्छा मैडम, ये देखा गया कि कई बार आपने इस मामले को उठा दिया सदन में, उसके बावजूद अब क्या कदम रहेंगे आपके? अब हम ये करना चाहते हैं कि अब वहाँ एक भूख हड़ताल के माध्यम से बैठें और कहीं जननी एक्सप्रेस के लिए मांग रखें, कहीं मांग पूर्ति हो सके। ऐसा अब लास्ट प्लान है। उम्मीद लग रही है आपको इस सदन में भी आपने बात रखा है तो? जी, अब उम्मीद तो है। अब उम्मीद के साथ तो बंधे हुए थे इतने दिन से, 4-5 बार मतलब रखते हुए बात हो गए, तो आज नहीं कल व्यवस्थाएं होगी, पर ऐसा कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। अब एक ही चैप्टर है, सिर्फ भूख हड़ताल अनशन करने से कहीं मांग पूर्ति हो, और एक भी डॉक्टर की व्यवस्था भी नहीं है। वहीं जिला पंचायत सदस्य दल सिंह पंद्रे ने भी अपने क्षेत्र की समस्या उठाई। मैं दल सिंह पंद्रे, जिला पंचायत सदस्य। सर, आज आपने एक मामला उठाया छात्रावास वाला, क्या था पूरा मामला? बोधा छात्रावास का मामला है। ये 8-9 का स्वीकृति है और काम अभी तक निर्माणाधीन है। और जब मैं इसका मुद्दा हमेशा उठाते रहता हूँ, और पिछले बार जब उठाया था तो जुलाई में मैं अल्टीमेटम दिया था कि मैं अगर समय सीमा में नहीं बना तो भूख हड़ताल करूँगा। तब इनने बोले थे कि 15 अगस्त तक हम पूर्ण रूप से निर्माण करके दे देंगे, परंतु आज तक उसका भवन का निर्माण नहीं हुआ है। इसलिए मुझे बार बार इस मुद्दा को उठाना पड़ता है, क्योंकि वो 100 सीटर बालक छात्रावास है और वहाँ गरीब आदिवासी बच्चे रहते हैं, उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे उनकी पढ़ाई में कई प्रकार का सामना करना पड़ता है परेशानियों का। अब क्या कदम रहेंगे आपके तरफ से? अगर इस समय सीमा में नहीं बनाएंगे तो मैं भूख हड़ताल करूँगा। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती बेसेन ने क्या कहा, आइए जानते हैं। आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधि है, काफ़ी नाखुश इस सदन से। उनका कहना है कि जब भी हम लोग के द्वारा कोई भी मांग रखी जाती है, कोई भी प्रस्ताव रखा जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इस वजह से वो लोग भूख हड़ताल करने का मन बना लिए। क्या वजह से मैडम सदन की कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? हाँ, आदिवासी समाज के। नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब मांग मतलब उनके मतलब जो मांग है वो पूरी नहीं की जा रही है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि शासकीय अमला जो है ना, सरकारी अधिकारी, ये लोग थोड़ा सा उसको उससे नहीं ले रहे हैं, इसके कारण थोड़ी सी अव्यवस्था होती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, यानी उनको मतलब जो हमारे बैठक में तय किया जाता है उसको व्यवस्थित रूप से काम करने के लिए हम लोग उनको निर्देश देते हैं। मैडम, निर्देश तक ही सीमित रहता है, उन्होंने ये भी आरोप लगाया, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। नहीं तो लेकिन वो तो मैं बताई ना आपको कि अब अभी तक के जो भी हुआ, लेकिन अब की बार जो उन्होंने कहा है उसके ऊपर अमल किया जाएगा। अब अमल करेंगे क्या जाएगा? हाँ। और क्या क्या मुद्दे रखे गए थे मैडम? मुद्दे यहाँ पर सबसे पहले तो आदिवासी विकास परिषद वाला वो रखा गया था। सर्व शिक्षा अभियान के तहत मतलब उसकी समीक्षा की गई कि ज़िले में कितने 50 से कम प्राइमरी स्कूल सेंसन हुए हैं, उसकी जानकारी ली गई। और जो कहीं कहीं कुछ से बच्चे ज़्यादा हैं और शिक्षक कम हैं, और कहीं बच्चे कम हैं, शिक्षक ज़्यादा है, तो ये व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए गए। उसके बाद में कृषि विभाग को भी निर्देशित किया गया कि जो समय पे जो उनका मतलब जो हमारे किसान हैं उनकी जो भी मांगे हैं उनको बराबर। मध्य प्रदेश शासन की जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत कटंगी और तिरौनी में विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान मौजूद रहे, जिन्हें क्षेत्रीय विधायक तामलाल सहारे के हाथों जय किसान कर्ज माफी के पात्र किसान साथियों को प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। कटंगी में यह आयोजन कृषि उपज मंडी प्रांगण में हुआ और तिरौनी में दुर्गा मंदिर ग्राउंड में हुआ। आइए देखें इसके संपादित अंशों का प्रसारण और सुनते हैं और क्या कहते हैं क्षेत्रीय विधायक तामलाल सहारे।
का कोई भी कर्जा बोला। आज इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये जो हमारे किसानों का जन समुदाय यहाँ उपस्थित है इनको मैं बहुत बहुत इनको नमन करते हुए, ये हमारा किसान जो है यही देश का अन्नदाता है और सबसे अगर कोई दुख और सुख में इस परिस्थिति से गुजरता है तो हमारा किसान है। और जब भी कोई सरकार बनती है या जब भी कोई देश में मुसीबत आती है तो हमारे किसान का पूरा साथ शासन को, प्रशासन को और जनता को मिलता है। आप सभी यहाँ उपस्थित मेरे युवा साथी उपस्थित हमारी सभी माता बहनें यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को आज इस कार्यक्रम के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जिस प्रकार से जिस बात की उम्मीद लेकर के आप यहाँ आए हैं और कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, आज हमारे बीच हमारे जिले के प्रभारी मंत्री और हमारे जिले से भाई प्रदीप जायसवाल जी जो मंत्री मध्य प्रदेश शासन में है और हमारी बहन शीला कावरे जी विधानसभा उपाध्यक्ष जी, उनके आने का कार्यक्रम था। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा सबसे पहले आनंद फानन में हर जिलों में हमारे मंत्रियों को और सभी लोगों को इस बात के लिए निर्देशित किया गया है कि जितने जल्दी हो सकता है पहले इस कार्य को अपन प्रारंभ करें ताकि हमारे किसानों को ऋण माफी का प्रमाण पत्र जल्दी से जल्दी दे दे, ताकि हमारी कार्रवाई जब चालू हो जाएगी और अगर लोकसभा के चुनाव के लिए अगर आचार संहिता लगती है। वर्तमान में हम लोगों ने जिले में लगभग 1,13,513 किसानों का जो आवेदन आया हुआ था उसको स्क्रीन करके और लगभग 87,000 किसानों का 215 करोड़ से अधिक राशि का पहले चरण में फाइनल किया गया है। तो ये राशि को हम लोग एक तरह से सत्यापित इन किसानों का मतलब अकाउंट सत्यापित करके और राशि हस्तांतरण का काम किया जा रहा है। अभी तक 11,792 किसानों का 24.5 करोड़ रुपए तक का स्वीकृत हुआ है, जो कि किसानों के खाते में हस्तांतरित किए जाने की कार्रवाई की। आपको बता दें कि कटंगी में हाल ही में एक शाम वीर जवानों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और युवाओं ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। साथ ही इस अवसर पर भारतीय सेना, नौसेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आरपीएसएफ, कोस्ट गार्ड और राष्ट्रीय सुरक्षा फोर्सेस के फौजी मौजूद रहे। एसडीएम और नगर निरीक्षक ने भी अपनी सहभागिता दर्ज कर वीर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारा निवेदन है हमारी समिति के सदस्य के अलावा सारे लोग वो लोग उनके सबसे जोरदार ताली। एक ही परिवार के दो बेटे हैं। पर्वत बांधे नदियां चीरे जंगल डाले छान, पर्वत बांधे नदियां चीरे जंगल डाले छान, मुश्किल से मुश्किल मंजिल को हम समझे आसान, सेवा तोड़ के जवान सदा चले सीनाता, हमें रोकने न पाए कोई आंधी या तूफान, सेवा तोड़ के जवान सदा चले सीनातान, चला सारे हक पहुंचाए हम फौज का सामान। सिवनी से आए जब हम गलती हो गई, सबको बोला माँ बाप को पता नहीं कहाँ जा रहा है, बाद में बोले बेटा तू कहाँ जाएगी से तो गुजरात खाली वहाँ फोन ऐसे। उसके बाद चला गया तो ये मुझे जैसे बोला भैया तुम तो चलो चलो तुमका कोई बात नहीं है, हम साथ में पढ़ते थे तो लोग का सब पायो सब्जेक्ट था अपना। और वो गए तो उनके मामा जी मेरे टकले से एकदम, मैंने बोला मेरे को भी जाना, मेरे फौज में यहाँ तो साले मार रहे हैं यार, मेरे को मेरा कान सुझा दिया, एक्चुअली मेरे को कान सुझा दिया अपने लेफ्टिनेंट कर्नल साहब थे, सेकर साहब। अरे साहब मैंने तो डॉक्टर करने करना तो मेरे छोटे कोई बात नहीं, जा बेटा हो गया। उसके बाद में बेंगलोर चला गया, बेंगलोर से देश की वायु
वायुसेना ने हमला कर पाकिस्तान की सीमा पर आतंकवादियों के कैंपों को ध्वस्त किया और देश के 40 जवानों की मौत का बदला लिया। इससे युवाओं में भारी हर्ष व्याप्त है। मंगलवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी रानी अवंतीबाई चौक पहुंचे, जहां उन्होंने पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया और भारतीय वायुसेना व प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इसके संबंध में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज ने बताया कि देश की वायुसेना ने पुलवामा की घटना का बदला पाकिस्तान से लिया है, उसे शौर्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज से कुछ दिन पहले हमारा पूरा राष्ट्र शोकाकुल था, क्योंकि हमने हमारे देश के 40 जवान खोए थे। लेकिन आज हमारे देश की वायुसेना ने जो बदला पाकिस्तान से लिया है, उसको हम शौर्य दिवस के रूप में यहाँ पर मना रहे हैं। आज हम सभी देशवासियों के लिए खुशी का दिन है। ऐसे समय पर जब हमारी सेना पर हमला हुआ था और हमारे जवान शहीद हुए थे, वहीं हमारी वायुसेना ने बिना अपना एक भी जवान खोए पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों को उड़ा के आए हैं। इसके लिए हम हमारी भारतीय सेना को, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। पूरे देशवासी उनके साथ हैं, वो जो भी करेंगे पूरा देश उनके साथ खड़ा है और सभी युवा उनके साथ खड़े हैं। ऐसी कार्रवाई पाकिस्तान के तो हम छोड़ेंगे नहीं। जैसा कि पूरी भारत देश हमारे श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा था कि हमारे देश के नहीं विश्व के शक्तिशाली नेता नरेंद्र मोदी जी जो हमारी पुलवामा में घटना हुई है, इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और आज जब सुबह से हम लोग आज न्यूज़ चैनल देख रहे थे, तो हर एक युवा को अपने आप में गर्व हो रहा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, उस भारतीय वायुसेना ने हमारे जो आतंकवादियों ने जो घटना घटित करी थी उसका इंतकाम पूरा करा है। और पूरे हमको उम्मीद है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से कि वो पूरे समूल भारत देश से नहीं, पूरे विश्व से आतंकवाद को खत्म करने में उनकी सबसे ज्यादा ताकत रहेंगी। उनके साथ पूरा भारतीय जनता युवा मोर्चा। वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत खापा के जंगल में बीती रात 70 बैल पुलिस द्वारा जब्त किए गए। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी बजरंग दल के क्षेत्रीय संयोजक ललित पारधी को जानकारी मिली थी कि मवेशियों को महाराष्ट्र की ओर कसाई खाने ले जाया जा रहा है, जिस पर उन्होंने अपनी दल के साथ पहुंचकर उनसे पूछताछ की गई, लेकिन वे अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए, जिस पर मवेशियों को वारासिवनी लाकर गौशाला में रखवा कर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। ललित पारधी की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा आरोपियों पर मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई है। सर, आपका परिचय? ललित पारधी, बजरंग दल का क्षेत्रीय संयोजक। सर, क्या घटना? ये कुछ ग्रामीणों जनों के द्वारा जानकारी दी गई कि सूचना दी गई कि रात में बड़ी मात्रा में गौवंश यहाँ से गौ तस्करी करके महाराष्ट्र कसाई खाने जा रहे हैं, जिस पर जिस मार्गों की जानकारी दी गई थी पुलिस को सूचना देकर हमने उन मार्गों पर तहकीकात किया तो देखने में आया कि वहाँ बड़ी मात्रा में गौवंशों को कुछ लोग मारते पीटते भागती हुई महाराष्ट्र की ओर जंगलों के रास्तों से, सुनसान रास्तों से रात्रि में 10 बजे करीब लेके जा रहे थे। उन्होंने पुलिस को सूचना किया और उसके बाद में उन सारे गौवंशों को सुरक्षित और गौशाला वारासिवनी लेकर आए। और जो लोग रास्ते में पकड़ाए थे उन्होंने जिन्होंने अपने पूछताछ में जो बताया था वो सारे लोग रात्रि में ही गौवंशों को हाँकते हुए रास्ते से अंधेरे का फायदा लेकर भाग गए। तकरीबन कितने बजे की बात है? रात्रि में लगभग 10 से 10:30 बजे की बात है। कितना गौवंश है? लगभग 60-70 रन। कहाँ से ला रहे थे ये यहाँ ये वैसे अलग अलग स्थानों से लेकर एक जगह में जमा करते खंडवा में, और वहाँ से फिर ये कसाई खाने एक बड़ी मात्रा में लेकर जाते हैं। पुलिस का सहयोग मिला आपको?
पुलिस का पूरा सहयोग मिला। पुलिस अधीक्षक से बात हुई, पुलिस अधीक्षक ने भी आश्वस्त कराया कि किसी प्रकार की जेल में अवैध गौत से चल रही है उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। थाना प्रभारी स्वयं अपने दल बल के साथ में आए थे, उनका भी अच्छा सहयोग मिला और इस समय पूरे गौवंश को लेकर हमने जो अपराधी थे उनके खिलाफ एक नगर के वार्ड नंबर 11 में डॉक्टर लिल्हारे के घर के पीछे तरफ निवासरत श्रीमती मंजू मेश्राम के घर में चोरों के द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। तभी मंजू मेश्राम ने आहट मिलने पर और पड़ोसी महिला के द्वारा मोबाइल पर सूचित करने पर सूझबूझ और बहादुरी से चोरों के मंसूबों को नाकामयाब कर दिया। दोनों महिलाओं की तत्परता से चोरों की शिनाख्त भी हो गई, जिसे कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार भी कर दिया है। चोरी करने आए युवक वार्ड नंबर 10 निवासी गणेश नगर से और अफजान बताए गए हैं। कैसे जानकारी लगी कि क्या चोरी हो रही है? नहीं, रात में खाना वाना खा के हम लोग ऊपर सोते हैं, तो ऊपर सो गए थे, तो रात में करीबन पीछे वाली भाभी का फ़ोन आया मेरे को 2:30 बजे करीब कि दीदी उठो, थोड़ी आवाज़ें आ रही करके। तो मैंने फिर उठ के छत से बालकनी से देखी तो एक लड़का गणेश करके नाम है उसका, तो वो सामने गली में था। तो फिर मैंने उसको बोला कि मैंने कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो करके, तो फिर बोलता है कि ऐसे ही बैठा हूँ करके। मैंने कहा चलो उठो तुम यहाँ से निकलो, मैंने बोला उसको। तो फिर वो अपने मतलब निकला वहाँ से। फिर भाभी से मैं बात ही कर रही थी कि मैंने कहा ये बदतमीज है, मैंने कहा इसकी शिकायत करेंगे, ये हमेशा रात बिकार घूमता रहता है। मैंने बोली हम फ़ोन पे बात ही कर रहे थे और मैं पानी पीने के लिए ऊपर से नीचे अपने किचन में जा रही थी, तो फिर एक लड़का मेरे को सीढ़ी में टकराया, तो वो मुंह कवर किया हुआ था उसने। फिर मैंने उसका कालर पकड़ लिया और उसका सबसे पहले तो उसका गमछा निकाला। मैंने कहा तू मेरे घर में घुस के क्या कर रहा था करके। तो वो फिर मेरे को बोलता भाभी मैं हूँ। मैंने कहा कौन हो तुम? तो बोले मैं फिर उसको पहचान गई, पीछे मोहल्ले में रहता अफजान करके है। तो फिर उसको मैंने पकड़ के सामने का ये मैंने देखा कि मेरा चैनल गेट भी बंद है, मेन डोर भी बंद है, तो वो शायद वो ऊपर छत से इधर अंदर आया था। तो फिर उसको मैंने सामान पूरा बिखरा हुआ था, तो उसको मैंने ये दरवाजे के अंदर ढकेल के लोगों को बुलाना चालू करी। सारिका विश्वकर्मा। मैडम आपने जानकारी दी क्या दीदी को? जी मैंने। कैसे आवाज़ हो गया था आपको? मुझे मेरे घर की लाइट गोल हो गई थी रात में 1:26 पर, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद लाइट गोल है, लेकिन मैं जब घर से बाहर निकली देखा मैंने तो आजू बाजू की लाइट थी, पर मैं बोली हो सकता है एक फेस गया होगा। फिर अंदर जाकर फिर बाहर निकली, बाहर निकलने के बाद फिर मैंने देखा तो तार निकली हुई थी मीटर की। तार निकलने के बाद फिर मैं थोड़ी देर मैंने कंप्लेंट की बिजली ऑफिस में, मैंने 1:32 पर कंप्लेंट भी की है। तो मैंने वहाँ पर फ़ोन लगाया तो बोले मैडम मतलब तार निकली है, तो बोले सुबह 10 बजे तक आएंगे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं अंदर में लेटी रही और मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं क्यों अब मेरा मन ये भी हो रहा था कि मैं बिजली ऑफिस जाऊँ, पर इतनी रात में डर भी तो लगता है। फिर मुझे आभास हुआ कुछ चीज़ों की आवाज़ आ रही थी, जैसे मीटर का ढक्कन खुलता है ना उस टाइप का, तोड़ते हैं तो उस टाइप की आवाज़ आई मुझे। तब मैं घर से बाहर निकली तो ऊपर जाकर देखा मैंने, ऊपर जाकर देखा तो वो कुछ थतोल रहा था, वो गणेश नाम का लड़का जो है वो कुछ थतोल रहा था। तो मैंने फिर मंजू को फ़ोन लगाया, मैंने बोला मंजू कुछ कोई तो भी है। तो इन्होंने ऊपर से जागी और ऊपर से चिल्लाई उसको, तो चिल्लाई तब ये उठी और जागी और फिर वो चोर तो फिर भाग ही गया वो तो। फिर वो जो चोर था ये जोर जोर से चिल्लाई बचाओ, चोर जो एक अंदर था। ये हम लोग ने प्रोग्राम बनाए थे कि मैं बोली मंजू मुझे डर लग रहा है, तुम यहाँ से निकलो बाहर, मैं वहाँ से निकलती हूँ बाहर। तो हम लोग उसको मारने की फिराक में निकल रहे थे, तो ये जैसे सीढ़ियों से उतरी तो इनको यहाँ पर एक चोर ऑलरेडी यहाँ पर भी मौजूद था। मतलब आपकी सुझबूझता के चलते मतलब चोर पकड़ा गया? पकड़ा, इन्होंने हमको वो किया, बताया। सारिका विश्वकर्मा। चोर क्या यहीं के क्या? हाँ मोहल्ले के, दोनों मोहल्ले के ही लड़के। और ये एक बार नहीं, इन लोग ये हरकतें हमेशा ही करते हैं। वारासिवनी के ग्राम पंचायत नेवर गांव के दशहरा टोला के लेखचंद राउत की आकोड़ी मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना पड़ोस में रहने वाले ताराचंद राहंगडाले, धर्मेंद्र राहंगडाले एवं 16 वर्षीय नाबालिग पुत्र के द्वारा अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सर आपका नाम? अंतराम राव। कहाँ के रहने वाले आप? वहाँ दशहरा टोला। कैसी इनकी मृत्यु हुई है? ये हुई जी, इनको जैसा सवेरे इनका जमा कहते हैं झगड़ा, सवेरे झगड़ा, तो अब इनका ये अपने को मालूम नहीं, हम खुली बता रहे हैं। असली बात क्या है कि वहाँ से फिर मैं आया उधर से शिव साइड से आया, तो मैंने बोला ये कैसा क्या बात हो रहा है, कि इस पर मार पड़ गई थी भाई पे। तो मैंने बोला कैसी क्या बात है, तो मैंने देखता हूँ बोला
तो मैं गया, साहब तो क्या देख रहे हो भाई इनको, मैंने बोला अभी तक तुम इतने घर जाने के आदमी क्या देख रहे हो, ये बोला साहब, और मैं आ गया फिर इधर। कितने बजे की घटना ये? यह है 7 बजे किसी ने और 7 बजे की 6। किस चीज़ को लेकर विवाद हुआ था इनका? ये सर जो है ना, इनका पहले से क्या है कि इनकी ये झगड़ा तूफान चलता था, यानी आपसी रंजिश थी। हाँ जी, हाँ जी। तो इनको मारा किसने? ये ताराचंद पवार ने। अकेले मारा? नहीं, तीनों, दोनों बाप बेटे हैं सर, और वो लड़का है, बेटा बाप है, ये तो 3 हो गए। स्पॉट पे तुरंत 7 बजे ही मर गया था क्या? उसके बाद जीवित था तो अस्पताल वगैरह ले गए कि नहीं ले गए? जीवित था नहीं, अस्पताल नहीं ले गए। लालबर्रा से होकर गुजरे लालबर्रा खैरगोंदी पहुंच मार्ग की हालत दिन ब दिन जर्जर होती जा रही है, जिसके कारण ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्माण के 5 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात संधारण कार्य के लिए 19 मार्च 2016 को नवीन स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें 101.57 लाख रुपए की लागत से संधारण कार्य होना था। इस स्वीकृति के पश्चात 1 वर्ष पूर्व 2017 में ठेकेदार ने सड़क निर्माण को लेकर औपचारिकता निभाई, जिसका ग्रामीणों के द्वारा विरोध करने पर ठेकेदार द्वारा उन्हें आश्वस्त कराया गया। लेकिन 2 वर्ष बीतने के बाद भी सड़क की स्थिति जस की तस बनी हुई है। इस संदर्भ में किसानों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। आपका नाम? भवानी यादव। डेली आना जाना करते हैं इस रोड से आप? हाँ, डेली आना जाना करते हैं। तो क्या रोड की भी हालत कैसी है? ये बहुत ज़्यादा गड्ढे हो गए, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी तो जैसे ठीक ठाक है, पानी का भी आ जाता होगा इसमें? पानी आया तो समझ ही नहीं आता गड्ढे कहाँ है, रोड कहाँ है। तो कितने दिनों से खराब है रोड वाली? ये तो रोड कम से कम 1 साल से खराब है। तो कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है इसमें? क्या मालूम क्यों नहीं कर रहे हैं कार्रवाई। तो नहीं, जैसे अभी हम देखिए कि रोड में बहुत गड्ढे हो गए, पट्टियाँ भरी नहीं है। कितने गाँव को जोड़ती होंगी रोड ये तो कम से कम 8-10 गाँव को जोड़ती है, मुख्य लालबर्रा मार्ग से। हाँ, तो क्या मांग है, क्या होना चाहिए? ये रोड अच्छी बनना चाहिए, गड्ढे को सवान होना चाहिए। पता आपका नाम? मेरा? हाँ जी। हाँ, मेरा नाम शालिग्राम कटरे। कहाँ से आते हो आप? बगोली से। तो अभी कहाँ जा रहे थे आप? अभी यहाँ लालबर्रा से आया था। तो डेली आते हो आप यहाँ पे? नहीं, कभी कभी। हाँ, जब कभी काम पड़ता है जब। हाँ। तो अभी जैसे रोड की भी हालत हो गई खस्ता वाली, बिल्कुल खराब हो गई, गड्ढे हो गए। तो समस्या आ रही है आपको उसका? अरे बहुत ज़्यादा जी। हम तो अभी उजेला है तो चले जाएंगे, फिर अंधेला हो गया तो पैदल जाना पड़ेगा, वो खचंग हो जाती है। अरे बाबा, पूरी जनता ही आवक जाओ लालबर्रा आने के लिए। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ बिल्कुल अच्छी रोड बनना चाहिए, फ्रेश, अच्छा डायमंड करना चाहिए। हाँ, सीमेंटेड वाली। लालबर्रा स्थित जिला सहकारी बैंक शाखा में क्षेत्रीय किसानों की संख्या बढ़ते जा रही है, जिसके कारण किसानों को अपनी धान की राशि के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। जब पद्मेश न्यूज की टीम ने सहकारी बैंक की शाखा का जायजा लिया तो बैंक में किसान परेशान होते नजर आए। इस संदर्भ में किसानों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। भरतलाल गौतम। कहाँ से आए हो आप? दोहरा। कितने बजे से आए हो यहाँ बैंक में आप? 10 बजे से। तो क्या बोल रहे हैं आपको? हमको बोल रहा, हम शुक्रवार के दिन से आए थे, हम नेवरगांव सोसाइटी के, है ना? हाँ जी। शुक्रवार दिन से आए, शुक्रवार दिन से उन्होंने बता दिए सोमवार को आओ। हाँ जी। अब सोमवार को आ जाए तो तुम्हारा नहीं मिलता बोलता। क्यों नहीं मिलता? दूसरी सोसाइटी को मिलेगा बोलता। तो आपके खाते में राशि आ गई खाते में। क्या पूरा पैसा आ गया आपका? अभी धान का बेचा हुआ कि कम आया है? नहीं, पूरा पैसा आ गया। जितनी आपने धान बेची उतना पूरा आ गया। तो अब क्या करोगे आप? अब क्या करेंगे? अब देखते हैं, शाम तक के रुको बोलता है। शाम तक के रुको कहते हैं? हाँ। और तो कोई व्यवस्था की गई इनकी तरफ से? पैसे के लिए गए हैं। नहीं, इनकी तरफ कोई व्यवस्था की गई क्या? बैठने के लिए पानी वानी? बिल्कुल पानी की व्यवस्था कुछ नहीं है, खत्म हो गया है पानी, एक बार लाए होंगे। तो आप कब से आए यहाँ पे? अभी हम तो यहाँ 10:30 बजे आ गए। पैसे निकालने हैं आपके? हाँ, पैसे निकालने हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? पैसा नहीं है। पैसा ही नहीं बोल रहे? तो कितने बार आ चुके आप यहाँ पे? आप नहीं, हम तो अभी फर्स्ट राउंड आए। आज ही आए हो आप? यानी अब वो जायजा लेते रहे, पैसे के लिए आ जाए। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? अब पैसा नहीं है। तो कब तक के पैसा नहीं तो कोई इससे ला रहे होंगे, देंगे आपको? हाँ, बैंक बालाहाट गए करके बोल रहे हैं। तो कितने लोग हैं यहाँ पे आपके साथ में? पूरे लोग रखा है, कम से कम 200 आदमी से कम होगा।
सर किसानों को लेकर क्या व्यवस्था की गई है यहाँ भुगतान को लेकर? भुगतान के लिए हमने क्या बोलते हैं समिति वाइज दिन डिवाइड कर दिए हैं। सोमवार, मंगल, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तो हर एक दिन में 2-2 समिति को बुलाते हैं। सोमवार को मेरे गांव और मोहगांव, मंगलवार को कंजई सिहोरा, बुधवार को साले घोटी, गुरुवार को लालबरा पड़ा, इसलिए लालबरा को एक ही दिन रख दिया। और ऐसी स्थिति में किसी को अगर मान के चलो किसी को अर्जेंट होता है तो उसके लिए वो किसी भी दे देते हैं उनको, और उनको यदि अधिक पैसे की आवश्यकता है तो उनको अधिक भी देते हैं। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वायुसेना की कार्रवाई से चहु और हर्ष व्याप्त, जमकर मनाया गया जश्न। भाजपा युवा मोर्चा ने जमकर की आतिशबाजी। हाईकोर्ट के आदेश पर बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी की जांच करने जबलपुर से पहुंचे अधिकारी, संस्था ने किया सहयोग, दिए तमाम दस्तावेज। नगर के वार्ड नंबर 11 में चोरी की वारदात, महिलाओं की सूझबूझ से पकड़ाए चोर। जिला पंचायत में सामान्य सभा की बैठक आहूत, प्रस्ताव पर अमल न किए जाने पर सदस्यों ने जताई नाराजगी। कहा प्रस्तावों पर अमल नहीं हुआ तो भूख हड़ताल पर बैठने के लिए होंगे मजबूर। नगरपालिका एवं जिला प्रशासन ने शुरू की विस्थापन की कार्यवाही, ऑटो गैरेज व्यापारियों को पुराने बस डिपो में दी जा रही जगह। कलेक्टर कार्यालय में हाईटेक जन सुनवाई का हुआ आयोजन, ग्रामीणों की समस्या सुनकर किया गया त्वरित निराकरण। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।